क्या आपने कभी सोचा है कि जिस नेता को आप पसंद करते हैं या जिसके लिए आप नारा लगाते हैं वो आपकी परवाह भी करता है या नहीं, या वो सिर्फ किसी का एक प्यादा है और आपके सामने अच्छे से परोसा जा रहा है। जिस नेता के बारे में आप अच्छी राय रखते हैं या जिसके लिए नारा लगाते हैं, जो गाना आप सुनते हैं और आपकी फीड में दिखने वाली रील, ये सब कुछ यूं ही नहीं होता है। ये सब कुछ कंट्रोल्ड होता है। आप क्या देखेंगे, आप क्या सुनेंगे, आप क्या लिखेंगे, आप क्या बोलेंगे, आप किसको वोट देंगे, आप किससे नफरत करेंगे, या चाय की टपली पर बैठकर आप किसके साथ चाय पिएंगे, ये सब चंद लोग एक कमरे में टेबल पर बैठकर तय करते हैं। यहाँ सब कुछ मैनेज होता है, मीडिया से लेकर इलेक्शन तक, इलेक्शन से लेकर आपके इमोशन तक, सब कुछ ही मैनेज किया जाता है। और ये सब करने के लिए चाहिए होता है मोटा पैसा, बहुत सारी तकनीक, बेशुमार झूठ और दुनिया भर की बेईमानी। और आज इस खेल का सबसे बड़ा नाम और बेताज बादशाह हैं प्रशांत किशोर उर्फ पीके, जिसे पता है कि जनता क्या सोचती है, जिसे पता है उस सोच को एक्सप्लॉइट कैसे करना है, जिसने भ्रष्ट नेताओं की साफ छवि बनाई, जिसने सांप्रदायिक नेताओं को समावेशी दिखाया, जिसने देश की राजनीति को जड़ से और हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब वो खुद निकल पड़ा है राजनीति करने। तो अब सवाल यह है कि क्या सच में प्रशांत किशोर राजनीति को बदलने निकले हैं या उसे हाईजैक करने। प्रशांत किशोर जो एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं और पर्दे के पीछे रहकर काम करने के लिए जाने जाते हैं, जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने कई राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जितवाया है, किस पार्टी को कब तोड़ना है, किस नेता को कहां ले जाकर कब जोड़ना है, प्रशांत किशोर ये सब जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि कहां धर्म की राजनीति काम करेगी और कहां जात की और कहां विकास की। इन सारी काबिलियत के साथ प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में उतर आए हैं, जहां उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है जन स्वराज। प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स में आने से पहले यूनाइटेड नेशंस में 8 साल तक एज ए डॉक्टर काम कर चुके हैं। 2012 में उन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा, लेकिन एक नेता के तौर पर नहीं, एक सलाहकार के तौर पर। 2012 में बीजेपी ने गुजरात चुनाव से ठीक पहले उन्हें अपना राजनीतिक सलाहकार बनाया। चुनाव में बीजेपी को जीत मिली तो इसका सेहरा प्रशांत किशोर के सर पर भी सजा। नतीजतन 2014 के इलेक्शन को मैनेज करने की जिम्मेदारी बीजेपी ने प्रशांत किशोर को दे दी। प्रशांत किशोर ने 2014 के इलेक्शन को मैनेज करने के लिए CAG, सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नाम का एक ग्रुप बनाया, जिसने बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन को बहुत अच्छे से संभाला और बीजेपी ने इसके नतीजे में 2014 का इलेक्शन साफ बहुमत से जीत लिया। इसके कुछ दिन बाद प्रशांत किशोर और अमित शाह के बीच में विवाद हो गया, जिसके चलते प्रशांत किशोर ने बीजेपी छोड़ दी और CAG का नाम बदलकर IPAC कर दिया, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। 2015 में IPAC ने बिहार में कांग्रेस, JDU और RJD के महागठबंधन के लिए कैंपेन किया और महागठबंधन ने ये चुनाव जीत लिया। इसके बाद IPAC ने कई और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम किया, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए, वेस्ट बंगाल में TMC के लिए, पंजाब में कांग्रेस के लिए, आंध्र प्रदेश में YSR कांग्रेस के लिए, और अभी प्रशांत किशोर की IPAC तमिलनाडु में MK स्टालिन के लिए काम कर रही है। IPAC कोई ऐसी संस्था नहीं है जो सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाती है, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारने का दावा भी करती है। IPAC के पास 200 लोगों की एक टीम है जो बेशुमार डेटा को एनालाइज करती है, जमीन पर जाती है, जनता की नब्ज पकड़ती है और मुद्दा ढूंढने की कोशिश करती है और उसी के आधार पर स्ट्रैटेजी तैयार करती है। अब तक IPAC ने 9 इलेक्शन कैंपेन किए हैं, जिसमें उसे 8 में सफलता मिली है। इसी वजह से प्रशांत किशोर के समर्थक उन्हें मास्टर ऑफ स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। लेकिन IPAC के आलोचक ये आरोप लगाते हैं कि प्रशांत किशोर उन्हीं पार्टियों के लिए काम करते हैं जिनके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। साथ ही IPAC पर उसकी नैतिकता को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं। IPAC एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल बॉडी है जो सिर्फ पैसों के बदले सत्ता के लिए लिबिर लिबिर करते नेताओं को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने का काम करती है। IPAC को किसी नेता के भ्रष्ट होने या उसके पर्सनल आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं होता है, न ही इस बात से कोई लेना देना होता है कि समाज में उसकी छवि कैसी है, बल्कि इन नेताओं की इसी छवि को बदलने के लिए, सुधारने के लिए IPAC करोड़ों रुपए लेती है और इसी पैसे से IPAC जनता को मूर्ख बनाती है। साथ ही कई बार पॉलिटिकल पार्टीज को भी मूर्ख बना देती है। जैसे 2021 में वेस्ट बंगाल में प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश में 100 सीट भी जीत नहीं पाएगी या 100 सीट से ऊपर नहीं जाएगी। बीजेपी विल स्ट्रगल टू क्रॉस 100। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को वहां 77 सीटें मिली और ये बीजेपी के लिए हार नहीं थी, क्योंकि बीजेपी इससे पहले की विधानसभा में सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी
और इस बार उसे 77 सीट मिली थी, जो कि किसी भी मामले में हार नहीं कहा जा सकता है। इस इलेक्शन कैंपेन के बाद प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीतिकार का काम छोड़ दिया और कहा कि उन्होंने इस फील्ड में काफी कुछ हासिल कर लिया है, अब वो कुछ अलग करना चाहते हैं। I have done it enough. I want to pursue something else in my life. I will do that. इसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार में 3000 किलोमीटर की एक पद यात्रा निकाली, जिसके अंत में उन्होंने जन स्वराज की स्थापना की घोषणा की। प्रशांत किशोर बिहार की सबसे मुखर आवाज है। वो आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी की जमकर आलोचना कर रहे हैं। अब विडंबना देखिए, वो प्रशांत किशोर जो आज जेडीयू आरजेडी की आलोचना करते हैं, और वही प्रशांत किशोर 2015 में जेडीयू और आरजेडी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। जिस बीजेपी की आलोचना आज प्रशांत किशोर करते हैं और उस पर बिहार के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हैं, उसी बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए 2014 में प्रशांत किशोर ने साम, दाम, दंड भेद ये सारी नीति अपनाई थी। चाय पे चर्चा, मंथन, 3D रैलियां, ये सारे हथकंडे प्रशांत किशोर की ही दिमाग के उपज थे, जिससे बीजेपी सत्ता में आई थी। आज उसी बीजेपी को सत्ता से हटाने और बिहार के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करने की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन उनके दावे फैक्ट से मैच नहीं करते हैं। फैक्ट ये बताते हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, क्योंकि अभी हाल ही में जब बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए तो ये चारों सीटें एनडीए ने जीत ली और इन चारों सीटों पर जीत का मार्जिन सिर्फ 38,000 था। और इस चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को मिले वोटों की संख्या 66,000 थी। इससे साफ था कि जन स्वराज ने इंडिया अलायंस के वोट काटे हैं, जिससे बीजेपी को जीत मिली है, क्योंकि जन स्वराज और इंडिया अलायंस की राजनीतिक जमीन एक है। इंडिया अलायंस गरीबों, पिछड़ों, मुख्य धारा से कटे हुए लोगों और आम जनता की राजनीति करती है, और जन स्वराज भी इसी जमीन पर आगे बढ़ रही है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर का पास्ट उन्हें नैतिकता के आधार पर इस जमीन पर राजनीति करने का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि प्रशांत किशोर पास्ट में जो कुछ करते रहे हैं उसमें आम जनता को गुमराह करने, खराब से खराब नेता को अच्छा बनाकर दिखाने के लिए वो करोड़ों रुपए लेते रहे हैं, वो भी संविधान और लोकतंत्र की परवाह किए बगैर। इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर पॉलिटिकल पार्टीज को सलाह देने के लिए उनसे 100 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। ये 100 करोड़ रुपए किस लिए चार्ज करते हैं? जनता को गुमराह करने के लिए, उनका दिमाग बदलने के लिए, भ्रष्ट नेताओं को साफ सुथरा दिखाने के लिए, समाज के कम पढ़े लिखे लोग या जो अनपढ़ हैं, जिन्हें राजनीति की गहरी समझ नहीं है, उन लोगों को झूठे सपने दिखाकर उनका वोट लेने के लिए। अब जो आदमी लोगों को गुमराह करने की इतनी बारीकियां जानता हो, वो देश की राजनीति के लिए कितना कल्याणकारी होगा, या देश की राजनीति में कितना सकारात्मक बदलाव लाएगा या उसमें योगदान देगा, ये वक्त ही बताएगा। बाकी मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।